अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम बेसिकली कैलकुलेशंस करते हैं। जितनी भी तरह की किसी भी किस्म की कैलकुलेशन है वो सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम करते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर हमारा ब्लॉग का एड्रेस नज़र आ रहा होगा, फेसबुक का पेज नज़र आ रहा होगा, यूट्यूब का चैनल नज़र आ रहा होगा और ट्विटर का लिंक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट लेते हैं। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। ठीक है, ये हो गया। इसमें आपको रोज़ नज़र आएंगे और कॉलम्स नज़र आएंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं। ठीक है, हम चाहें तो बाद में और भी ऐड कर सकते हैं, जिसको हम फर्दर आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट चलता हूँ मैं अगली स्लाइड पे। सही है, देखिए अभी मैंने आपको बताया रोज़ और कॉलम्स के बारे में। ठीक है, तो अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कितनी रोज़ या कितनी कॉलम्स होती है। ये उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। सही है, और ये उनमें टोटल जितनी रोज़ होती हैं और जितनी कॉलम्स होते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊँ, ये देखें प्रीवियस पे गया, देखिए यहाँ पे SRATUVWXYZ। जब ये Z आ जाएगा तो यहाँ पे ये नंबर चेंज हो जाते हैं। ये फिर आ जाएगा AA AB AC AD, फिर जब ये Z तक पहुँच जाएगा तो फिर AB फिर AC, इस तरीके से सारा का सारा प्रोसेस चलता रहेगा। अगली स्लाइड पे दोबारा जाते हैं और वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सबसे लास्ट कहाँ पे ख़त्म होगा? XFD के ऊपर ख़त्म होगा। ठीक है, टोटल 16,384 इसमें कॉलम्स होती हैं और रोज़ जो है तकरीबन, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो 10,48,000 आई थिंक है। ठीक है, इस तरह की है। ठीक हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक सीक्वेंस याद करनी पड़ती है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैलकुलेशन किस तरीके से करता है, उसकी सीक्वेंस क्या होती है। मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ठीक है, अगली स्लाइड पे आ गया। अब ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैं यहाँ पे 1 मिनट इसको पहले कलर ले लूँ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैलकुलेशन किस तरीके से करता है, इन दो ऑप्शंस को फ़िलहाल हम रहने देते हैं। ठीक है, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट को कोई भी तो लाइक मैं कहता हूँ 3 + 2 × 5। ठीक है, तो एक्सेल देखें सबसे पहले प्लस नहीं करेगा, क्योंकि देखें वो एडिशन सबसे लास्ट में करता है। ठीक है, सबसे पहले वो देखेगा अगर इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन है तो वो करेगा, अगर वो नहीं है तो फिर देखेगा डिवीजन का ऑप्शन है तो वो करेगा, अगर वो नहीं है फिर देखेगा कोई माइनस का ऑप्शन है तो वो माइनस करेगा, अगर वो ऑप्शन भी नहीं है सिंपल प्लस का तो फिर वो उसको प्लस कर देगा। सही है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ इसका जवाब क्या आएगा, ये देखिए सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करेगा 5 × 2 10 + 3, तो इसका आंसर आएगा 13। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है। ये देखिए मैंने नीचे यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल भी दी हुई है। ये देखिए 5 को मल्टीप्लाई किया इसने 4 के साथ, फिर उसमें क्या किया इसने 3 को प्लस किया, 5 × 4 = 20 और ये +3 23 हो गया। इसी तरीके से देखिए डिवीज़न, सबसे पहले ये डिवीज़न करेगा। सही है, 5/4, इसको अगर डिवाइड करेंगे 1.25 + 3 तो 4.25 बनता है। और इसी तरीके से अगर ये देखें 5 - 4 1 + 1 इसमें किया तो इज इक्वल हो गया 4 के। ठीक हो गया।
अगर ये इस तरीके से देखें कैलकुलेशन नहीं करता, पहले इसको करता, अगर मिसाल के तौर पे 5 6 7 8 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कुछ और बनता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमेशा इसी तरीके से कैलकुलेशन करता है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखेगा, अगर वो है तो ठीक है पहले उसको करेगा, अगर नहीं है तो फिर देखेगा डिवीजन है तो उसको कर देगा, अगर वो भी नहीं है तो फिर सब्सट्रैक्शन करेगा, वो भी नहीं है तो फिर एडिशन करेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपने हमेशा याद रखनी है। कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं उसका आंसर अगर गलत आ रहा है तो आपको सिंपल ये देखना है कि वो आप जिस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें तो आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे। लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3 + 5 × 4, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो पहले इसको जमा करे फिर मल्टीप्लाई करे तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, 8 × 4। सबसे अहम चीज़ ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा स्टार, ठीक है, स्टार स्टैरिक, ये 8 के बटन के ऊपर होता है। आपके कंप्यूटर में जो 8 का बटन होता है, शिफ्ट के साथ अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टैरिक आ जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लाई का निशान नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैरिक का बटन यूज़ करते हैं। तो ये कीबोर्ड के ऊपर आपको मल्टीप्लाई का निशान नहीं मिलेगा, स्टैरिक का मिलेगा। तो जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपको स्टैरिक यूज़ करना पड़ता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से डिवीजन का साइन आपको कीबोर्ड के ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने डिवीजन करना है तो उसके लिए आप स्लैश को यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस दोनों के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए ये स्लाइड यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हम जो है सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट किस तरीके से करते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो वर्ड को स्टार्ट करने का था। स्टार्ट पे आए, ऑल प्रोग्राम पे आए, माइक्रोसॉफ्ट और इसमें आए, ऑफिस में आए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के गिर्द में ये छोटा सा W होता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की पहचान ये कि इसके शुरू में ये जो आइकॉन आपको नज़र आ रहा है ये X का आइकॉन होता है। आप इसको क्लिक करें, ठीक है, ये देखें जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है बुक 1। फिर आप नई फाइल लेंगे बुक 2, बुक 3। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने आपको पढ़ाया था कि उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम डॉक 1 होता है, फिर डॉक 2, डॉक 3 इस तरीके से जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा डिटेल में किसी को पढ़ना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ठीक तरीके से पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाएगा। और जो न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस भी लें, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टार्ट लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं यहाँ पे स्किप करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। मिसाल के तौर पे देखिए ये रिबन के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं टैब्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इनके बारे में। फाइल के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, ओपन, क्लोज, सेव एज, न्यू, ये सारे ऑप्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये मैं आपको दोबारा से नहीं बताऊँगा। ठीक हो गया। अब देखें शीट 1, शीट 2, शीट 3, सही है। शीट 1 के ऊपर भी उतनी रोज़ कॉलम्स होंगी जितनी शीट 1 पे है, शीट 2 पे भी उतनी, और शीट 3 पे भी उतनी होगी। ठीक है, शीट 2, शीट 3 सब पे उतनी रोज़ और उतनी कॉलम्स होती हैं। ठीक है, आप चाहें तो शीट 2 को यूज़ कर लें, नई फाइल ना लें। आप चाहें तो शीट 3 को यूज़ कर लें, नई फाइल लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नई फाइल लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो फिर आप उसको एक अलग से बनाएं। फर्दर हम बाद में देखेंगे कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, और कहाँ पे हमें नई फाइल की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम शीट 1, शीट 2 को इस्तेमाल नहीं करते। ठीक हो गई, यहाँ तक बात क्लियर होगी होगी। अब देखें जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं तो मैंने बताया आपको इस तरीके से आपके सामने रोज़ और इस तरीके से कॉलम्स होती हैं,
और अगर मैंने क्लिक किया तो देखें ये एक चीज़ हाईलाइट हुई है, एक राउंड सा, ठीक है, रेक्टेंगल जिसको कहते हैं आप। तो इसको कहा जाता है सेल। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये भी एक सेल है, ठीक है। हर सेल का एक एड्रेस होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और ये कमांड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखें दो चीज़ें नई नज़र आ रही होंगी, सही है। एक ये fx ये नया नज़र आ रहा होगा, एक ये D11 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या चीज़ें, देखिए सबसे पहले मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, देन आपको इनके बारे में समझाता हूँ कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइक मैंने लिखा फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सेकेंड वैल्यू और यहाँ पे मैंने कहा एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे डिवीज़न और यहाँ पे मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे मैंने डिफरेंट वैल्यूज लिखे, ठीक हो गया। 3 और ये 4 वैल्यूज और यहाँ पे मैं 4 वैल्यू चेंज करके लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जाने के लिए आप एरो की इस्तेमाल करते हैं और टैब को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। टैब आपको आगे की तरफ जाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट साइड पे जाने के लिए टैब को यूज़ करते हैं और दाएं बाएं जाने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए एरो की इस्तेमाल करते हैं। टैब क्यों इस्तेमाल करते हैं, लाइक देखिए यहाँ इस वक्त मैं हूँ 41 सेल के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे टैब यूज़ करता हूँ, ये देखिए मल्टीप्लाई तक आया, देन मैंने अगर इंटर का बटन दबाया तो वो वहीं उस सेल के नीचे आएगा जहाँ से मैंने टैब का बटन को दबाना शुरू किया था। लेकिन अगर मैं एरो की यूज़ करके आता हूँ और इंटर का बटन दबाता हूँ तो वो देखिए जिस सेल में उसके नीचे आता है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये देखें ये थोड़ा सा हमारे पास क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है, मतलब नज़र नहीं आ रहा और ये देखें ये भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये देखें ये जो बार है, इस बार को हम कहते हैं फार्मूला बार, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें पूरी की पूरी वैल्यू मुझे लिखी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसको देखें, इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम की विड्थ को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। किस तरीके से, जैसे ही मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ तो देखें ये ब्लैक कलर का प्लस का निशान आ गया, माउस का बटन दबा के रखा और ड्रैग कर दिया, ठीक है। जितना आपको एडजस्ट करना है आप उतना जाकर एडजस्ट कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि लाइक ये देखें जैसे ये एरो बना आप डबल क्लिक कर दें तो सेल उतना खुल जाता है जितनी उसमें गुंजाइश होती है, ठीक हो गया। एक तो फार्मूला बार का काम मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या काम है फार्मूला बार का, देखें मुझे इसको या इसको क्या करना है, यहाँ पे जमा करना है, ठीक है, प्लस करना है। तो उसके लिए मैंने कहा इज इक्वल का निशान, इज इक्वल का निशान हर कैलकुलेशन से पहले आपको लगाना है। उससे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समझ जाता है कि आपने जो भी काम कर रहे हैं वो कोई कैलकुलेशन है। अगर मैं इसको यूँ कहूँ 58 + 87 तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। देखें कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इज इक्वल का निशान लगाना पड़ता है, देन हमें उसको बताना पड़ता है 58 + 87, ठीक है। देन मैंने टैब का बटन दबाया अगले उसमें, तो उसने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया 145। देखिए अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और फार्मूला बार पे जा रहा हूँ तो फार्मूला बार मुझे बता रहा है कि ये जो 145 है वो किस तरीके से आया है, 58 को जमा किया गया है 87 के साथ, तब ये 145 आया है। लेकिन अभी जो मैंने कैलकुलेशन की है वो गलत तरीका है कैलकुलेशन करने का, ठीक है। गलत किस तरीके से, मिसाल के तौर पे अब मैं इधर अगर कर दूँ 60 और ये देखें यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो अब मैं क्या यहाँ पे भी 60 करूँगा, सही है, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे जिसको हम बता देंगे कि भैया इस सेल को इस सेल के साथ क्या कर दो, जमा कर दो। देन क्या होगा कि आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाओ, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ होगा, वो ऑटोमेटिक उसको खुद ही कैलकुलेट करता रहेगा। हर सेल का एक एड्रेस होता है। एड्रेस मालूम करने का क्या तरीका होता है कि आप सिंपल देखें, सबसे पहले वो कौन से कॉलम में है। देखिए यहाँ से अगर मैं आता हूँ तो ये देखें ई कॉलम में, ई में, और यहाँ से मैंने देखा तो 9, तो डेफिनेटली इसका एड्रेस बनेगा E9। अगर यहाँ से समझ नहीं आता आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करें और यहाँ पे जाएं, आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा E9। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। अब देखिए, अब मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूँ जो राइट वे है, जो सही तरीका है, उस तरीके से मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए इज इक्वल का निशान लगाया। अब इसका एड्रेस क्या बनता है, E9। ठीक है, मैंने कहा E9। ठीक है, देखें यहाँ पे इस वक्त इसने ब्लू कलर से इसको मार्क कर दिया। क्या करना है, प्लस करना है, तो मैंने कहा प्लस का साइन। सही है। आप अगर टाइप नहीं करना चाहते या कभी कभार आपको एड्रेस समझ नहीं आता कि इस सेल का एड्रेस क्या है, लाइक अभी तो समझ में आ रहा है मुझे F9 है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सिंपल आप उस सेल पे जाके क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाए। ठीक हो गया। देन मैंने टैब का बटन दबाया तो देखिए 147 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ भी कर दूँ, सही है, मैंने कहा 87, तो देखिए वहाँ पे कैलकुलेशन हमारी खुद बहुत चेंज हो गई। तो ये है सही तरीका कैलकुलेशन करने का। इसी तरीके से माइनस करना है, इज इक्वल का निशान, ये सेल, सही है, मैंने सिंपल क्लिक कर दिया, माइनस ये सेल, देन टैब, 0 आया। इज इक्वल का निशान, ये सेल, डिवीज़न के लिए मैंने कहा स्लैश हम यूज़ करते हैं, ये सेल, देन 1 आ गया। ठीक है, इज इक्वल का निशान, ये सेल, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टैरिक यूज़ करते हैं, और ये सेल, देन मैंने एंटर। ठीक है, तो ये इसने मल्टीप्लाई कर। अब मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ भी लिख दूँ, सही है, चाहे मैं छोटी वैल्यू लिखूँ चाहे मैं बड़ी वैल्यू लिखूँ, ये देखें इंटर दबा रहा हूँ मैं, तो सारी की सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पावर है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि देखें मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ इन पे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको, सही है, ये चारों फार्मूले मैंने सेलेक्ट किए, देन मैंने कहा राइट क्लिक, कॉपी, इसके गिर्द में ये लाइन आ गई है, इसका मतलब ये इस वक्त कॉपी हुआ है। इसको, इस फार्मूले को हम कहाँ पे भी पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया। देन मैंने कहा कि मुझे इन फार्मूले को सेम यहाँ पे पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और देन पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल V भी आप दबा सकते हैं, सिंपल तरीका। ठीक है, तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पे देखें 74 प्लस 36 कितना होता है, 110 होता है। देखिए सारी की सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो गई है, मुझे खुद से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पावर। ठीक है, आप जस्ट वन टाइम फार्मूला लगाते हो, देन उसको कॉपी करते हो और देन पेस्ट कर देते हो। ये तो 4 वैल्यू थी, अगर ये हज़ारों वैल्यू होती, सिंपल आप इसी तरीके से कॉपी करते, सेलेक्ट करते, देन पेस्ट करते। सही है, और इसमें कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि ये खुद बहुत कैलकुलेशन करता है। अगर आपकी एक कैलकुलेशन सही है, इसका मतलब आपकी तमाम की तमाम कैलकुलेशन सही है।
अगर आपकी एक कैलकुलेशन गलत है इसका मतलब तमाम की तमाम कैलकुलेशन गलत है। देखिए इस वक्त भी ये कॉपी है, ये कॉपी से कैसे हटेगा, या आप एस्केप का बटन दबा दें या आप कुछ टाइप करना शुरू कर दें, या ऑटोमेटिक कॉपी से हट जाएगा। लाइक ये देखिए मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो वो अब फर्दर मैं इसको पेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, या तो आप एस्केप का बटन दबा दें या आप सिंपल कुछ टाइप करना शुरू कर दें तो वो वहाँ से कॉपी से हट जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फार्मूला बार में देखता हूँ तो ये मुझे बता रहा है 100 मैन्युअली टाइप किया गया है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये 87 मैन्युअली टाइप किया गया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये मुझे बता रहा है कि E9 को F9 के साथ जमा किया गया तब ये वैल्यू आई है। अब मैंने देखा E9, हाँ इस वैल्यू को F9 इसके साथ जमा किया गया। ठीक है, अगर आप क्विक तरीके से देखना चाहते हैं कि किस सेल को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, देन आप ये देखें यहाँ पे आप डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो देखें आपको इसने हाईलाइट करके दिखा दिया कि भैया ये सेल और ये सेल मैंने आपस में क्या किया हुआ है, जमा किया हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप चाहें तो सारे सेल्स को देख सकते हैं। ये एक बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन थी। मैंने कहा इनिशियल शुरू की क्लास में मैंने आपको सिंपल मैंने कहा कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना सिखा दूँ। बाकी ये है कि फंक्शन फार्मूले के लिहाज से मैंने एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है जिसको हम आगे जाके फर्दर देखेंगे और उसमें बहुत सारे फार्मूले देखेंगे। तो अगली कुछ क्लास में हम सिंपल फॉर्मेटिंग वगैरह और दूसरे तीसरे ऑप्शन जो है वो देखेंगे। फार्मूले की एक पूरी मैंने अलग से क्लास बनाई है जिसमें हम फार्मूलाज को ही पढ़ेंगे। ठीक हो गया। देखिए फाइल के ऊपर सेव एज ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको वर्ड की क्लास में बता चुका हूँ, तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। क्विक एक्सेस बटन ये भी ऐड करना बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इस फाइल को सेव नहीं कर रहा। अब मैं जा रहा हूँ शीट 2 के ऊपर काम करने। ठीक है, मैंने शीट 2 को क्लिक किया। अब देखिए मैं शीट 2 के ऊपर हूँ, सही है, क्योंकि इस वक्त ये सामने है। अब देखिए अब जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो समझ सीरीज़ है। लाइक मैंने कहा 1 2, सही है, या मैंने कहा 2 4। मैं पहले लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्या किया, सही है, या मैंने कहा 1 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 2 और 4 में 2 का। 3 और 6 में 3 का। 1 और 5 में 4 का डिफरेंस है। अब अगर मुझे 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 1000 तक गिनती लिखनी है तो मुझे मैन्युअली उसमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सिंपल 2 वैल्यूज़ लिखते हैं, सही है, देन उनको सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब जब मैं इसके कॉर्नर पे आता हूँ तो ये देखिए ब्लैक कलर का प्लस बन जाता है। जब ये ब्लैक कलर का प्लस बन जाए माउस का बटन दबा के रखें और ड्रैग करें तो देखिए आपको छोटा सा साइड पे नज़र भी आ रहा होगा। ये देखिए 7 8 9 10, आपको जितनी गिनती चाहिए आप वहाँ तक जाएं और छोड़ दें। ठीक है, सेम सीरीज़ के काम आता है या आप पहाड़े बनाने के काम में। लाइक ये देखिए 2 4 2 का पहाड़ा मुझे लिखना है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखिए इसी तरीके से ये 3 का टेबल। ठीक है, ये हो गया, सही है। तो क्विक तरीके से हम टेबल भी बना सकते हैं इसमें और फर्दर जो हमारी नीड्स हैं, लाइक ये देखिए इस तरीके से हम ये सीरीज़ बना सकते हैं। इसी तरीके की एक और कड़ी है, लाइक अगर मुझे दिन लिखने हैं, मैंने कहा संडे मंडे। ठीक है, अच्छा सीरीज़ में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप चाहें तो इस तरीके से भी सीरीज़ बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 और 2 और इस तरीके से आप इसको ड्रैग कर लें।
तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सीरीज़ कॉलम में ही बना सकते हैं, बल्कि आप रोज़ में भी बना सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसको इस तरीके से मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, ये प्लस के साइन में चेंज हुआ, और ये देखें मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिन भी लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सिंपल 2 दिन लिखे मैंने। देन उनके कॉर्नर पे आया, जब वो ब्लैक कलर का प्लस में चेंज हुआ, मैंने उसको ड्रैग किया और वहाँ तक छोड़ दिया। अगर मुझे शॉर्ट में चाहिए होता तो मैं खाली लिखता सन, ठीक है, और ये देखें यहाँ से लिखता खाली मन। ठीक है, ये डिलीट यूज़ कर रहा हूँ मिटाने के लिए। अब देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ड्रैग करके ये देखो छोड़ दिया। सेम इसी तरीके से जैन फेब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और ये देखें, तो आप ड्रैग करना चाहें तो इस तरीके से आप मंथ के नाम भी जो है वो भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी छोटी सी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास जिसको कह लें या स्टार्टिंग क्लास कह लें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ये वो थी। आज की क्लास में हमने सिंपल क्या सीखा, प्लस माइनस वगैरह करना सीखा, और सही तरीके से प्लस माइनस करना सीखा। सेल के एड्रेस के बारे में हमने जाना कि सेल का एड्रेस क्या होता है और उसकी क्या अहमियत होती है, और राइट वे क्या है प्लस माइनस वगैरह करने का। ठीक हो गया। रोज़ की तादाद के बारे में जाना हमने, कॉलम्स की तादाद के बारे में जाना, सही है। फार्मूला बार जो है वो क्या काम करता है उसके बारे में मैंने बताया। फार्मूला बार हमें ये बताता है कि ये जो वैल्यू है वो आया कोई कैलकुलेशन के नतीजे में आई है या फिर उसको मैन्युअली लिखा गया है। देखिए ये कैलकुलेशन के नतीजे में आई है, इसलिए यहाँ पे हमें फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ये हमारे पास मतलब कि हमने मैन्युअली लिखी है, इस वजह से यहाँ पे 87 हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जब आप कोई नई फाइल ओपन करते हैं, कोई आपके पास आई है, तो फार्मूला बार आपको मदद करता है ये देखने के लिए कि ये जो वैल्यू है ये कोई कैलकुलेशन है या इसको मैन्युअली लिखा गया है। अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू उड़ा दूँ, ठीक है, और आपके सामने यही वैल्यूज़ हो, तो फार्मूला बार आपको बताएगा कौन सी वैल्यू कैलकुलेशन के नतीजे में आई है और कौन सी वैल्यू जो है मैन्युअली लिखी गई। ठीक हो गया। अनडू रीडू, इसमें भी वही ऑप्शन है। कंट्रोल Z दबा रहा हूँ मैं अनडू जाने के लिए, जैसा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाता रहा। इसी तरीके से शीट 2 पे भी उतनी रोज़ और इतनी कॉलम्स है, और शीट 3 के ऊपर भी उतनी रोज़ और इतनी कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। दूसरा तरीका हमने सीरीज़ बनाना सीखा कि सीरीज़ हम किस तरीके से बनाते हैं। सही है, आप चाहें तो गिनती स्पीड के साथ लिख सकते हैं, और इसी तरीके से अगर टेबल बनाना है तो वो लिख सकते हैं। डेज़ हैं, दिन के नाम जो हैं वो आप शॉर्ट में लॉन्ग में स्पीड के साथ, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल 2 लिखें, उसके बाद के कॉर्नर पे आएँ और उसके बाद ड्रैग कर दें। जिसको नहीं समझ आता वो रिवाइंड करें वीडियोस को और दोबारा से देख ले, उसको समझ आ जाएगी। देन सबसे अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई कि आप फार्मूला सिर्फ एक ही टाइम पे लगाते हो, देन उस फार्मूले को आप कॉपी करते हो और बाकियों पे जहाँ जहाँ पे आपको कैलकुलेशन चाहिए होती है और उसको पेस्ट कर देते हो। ठीक है, मैं इसको आपको एक और बार बता देता हूँ। ऑलरेडी ये देखें मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। देखें, मैंने एडिशन वाले खाने में मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, सब्सट्रैक्शन वाले में, डिवीज़न वाले में भी, मल्टीप्लाई वाले में। ये हो गया मेरा इस रोज़ वाला। फिर मैंने नीचे आया, इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। देन मैंने राइट क्लिक करके कहा पेस्ट, और देखिए सबका रिज़ल्ट ऑटोमेटिक आ गया। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लाइक मैंने किया 47, 54, 87, 1, 2, सारी की सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास पे आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।